के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करती है और हमेशा करती रही है। कभी सरकार ने किसी के ऊपर गलत मुकदमे लगाए? इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी भी इसके पहले मुख्यमंत्री थे। कभी भी किसी ने कोई झूठे मुकदमे नहीं लगाए। और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी थाना स्तर पे या क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि झूठे मुकदमे लगाकर विपक्षी पार्टियों के लोगों को फंसाएं। ना कभी अखिलेश जी ने ऐसा किया, ना ही कभी मायावती जी ने ऐसा किया। अखिलेश जी ने बार-बार यही कहा है कि सरकार झूठे मुकदमे लगा करके हमारे विधायकों को, नेताओं को परेशान कर रही है। आप कह रहे हैं कि कोई सरकार ऐसा काम नहीं। देखिए अखिलेश जी का नहीं होती आपकी बात। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, परसों खुद विधायक ने अपने बयान में बोला है कि कलम भी उनकी है और पुलिस भी उनकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं और आप कह रहे हैं तो ठीक कहा ना, थाने के पेपर, थाने की कलम, उसमें गलत क्या है? इरफान सोल नहीं, एक आप सही, बस इतना बता दीजिए। अखिलेश यादव जी भी सही हैं और हम भी सही हैं। फर्क नहीं, अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं ये बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक? जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या उन्होंने किसी भी भाजपा के विधायक के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए? ये अलग विषय है भाई साहब। मैं अपने भाई साहब मैं अपने विषय पर वक्तव्य दूंगा, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति पर। अच्छा, आपने जो सफाई दी है वो कुल एक मुकदमे का आपने बताया। मैं वादी के खिलाफ बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। एक 152/22 नसीम आरिफ जी हैं, इनके खिलाफ भी 67/16 थाना बजरिया में मुकदमा कायम है पहले से, सन 16 से। ये भी अपराधी हैं। ये 147, 448 इलीगल ट्रेसपासिंग, जबरन घर में घुस के कब्जा करने का प्रयास, 448 यही डिफाइन करती है। नसीम आरिफ सन ऑफ मोहम्मद आरिफ, क्राइम नंबर 67/16 थाना बजरिया। इनके ऊपर जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना और इलीगल घर पे कब्जा करने जैसे मुकदमे दर्ज हैं। और तीसरा जो एक एफआईआर लिखाई गई 155/22 विमल चौधरी के द्वारा, इनके खिलाफ भी क्राइम नंबर 279/15 थाना चकेरी में दर्ज है। और ताज्जुब की बात है, ये हत्या के प्रयास में मुकदमा लिखा गया था। और उससे बड़ी भी एक ताज्जुब की बात यह है कि उस समय जो आईओ थे अंजन कुमार सिंह, आज वही इस समय थाना चकेरी के इंस्पेक्टर भी हैं। थाने में जितने भी अपराधी हैं, उन अपराधियों का गठजोड़ करके अगर किसी एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखाया जाए तो क्या यह जस्टिफाइड है? क्या यह सही है? यह कहां का न्याय मिलेगा? अगर उच्चाधिकारी ना हो या प्रशासन अच्छा ना चले तो थाने और अपराधी का नेक्सस कभी नहीं खत्म हो सकता। आप लोगों ने अभी बहुत सारी वारदातें हुई, बहुत सारे घटनाक्रम शुरू में हुए हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हुए हैं। बहुत से फोटोज आप लोग ही लीक करते हैं जिसमें होता है कि थाने को अपराधी हिस्ट्री शीटर माला पहना रहे हैं, फूल पहना रहे हैं। आपने कभी किसी को देखा कि कोई भी उच्चाधिकारी को कोई अपराधी कर रहा हो? उच्चाधिकारी इन सारी चीजों को खराब मानते हैं, सरकार भी खराब मानती है। पर थाने की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उसके लिए उच्चाधिकारियों को और सख्त होना पड़ेगा, मॉनिटरिंग और अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी आप लोग जो पूछना चाहते हैं। सोलंकी जो फ्लाई किए थे दूसरे का आधार कार्ड पे, उसमें क्या कहना है आपका? इरफान सोलंकी फ्लाई किए थे, जो दिल्ली से बॉम्बे गए थे, हाँ हाँ ट्रैवल किए थे, हाँ, वो मुकदमा जो कायम हुआ या वो उन्होंने जो वहाँ गए, वो न्यायालय उसमें साक्ष्य देखेगा कि वो मुकदमा सस्टेन करने लायक है या नहीं है। पर जैसे आप जो ये कह रहे हैं कि सारे मुकदमे फर्जी हैं, जी हाँ, तो जहाँ से ओरिजिनेशन ये तो बाद में आए, जो मुकदमे आपने विमल के बताए या आपने जो एक और मुकदमा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगजनी वाला जो नज़ीर फातिमा ने जो मुकदमा लिखवाया था, उसमें आप लोगों को अभी एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये घटना नवंबर से चालू नहीं होती है, ये घटनाक्रम शुरू होता है 10 अक्टूबर से। घटनाक्रम तो सालों पहले से चल रहा है। उसका भी मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, आप उसके लिए धैर्य रखें। जुलाई में नज़ीर फातिमा, उनके लड़के और अकील अहमद, नसीम आरिफ, विमल, ये लोग रिजवान सोलंकी से रंगदारी मांगते हैं। रिजवान सोलंकी अपनी जान बचाने के लिए उनको रंगदारी देते हैं, कुछ पैसा नगद देते हैं और कुछ पैसा चेक से देते हैं। कितनी रंगदारी दी गई? 15 लाख। किसको 15 लाख किसको दी? किसको दी रंगदारी? नज़ीर फातिमा और इन सबको, हाँ, वो इतने दबंग है कि चेक से नज़ीर फातिमा को दिया गया है।
किस बात 7 जुलाई का रंगदारी का पेमेंट किस बात का होता है? रंगदारी का ही पेमेंट होता है, कोई और मांगी जा रही है? वकील साहब इतने दबंग ये हैं, फातिमा उनको द्वारा रंगदारी रंगदारी देनी किस पड़ी बात की है मांगी भाई को। अब दबंग तो ये लोग हैं, जिस तरीके से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, दबंग तो कोई भी हो सकता है। दबंग होने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम क्या करें ये हम तय करेंगे कि कोई दूसरा तय कर सकता है। नहीं, रंगदारी ये किस बात की थी? नजीर फातिमा को जो पेड हुई और किस को हुई और किस बात के लिए हुई? रंगदारी के कारण होते हैं। नज़ीर, फातिमा, अकील अहमद, नसीम आरिफ और विमल, इन लोगों ने रंगदारी मांगी। किस बात के लिए रंगदारी? अरे रंगदारी मांगने का क्या, रंगदारी उस बात के लिए मांगी थी भाई जान से मारने की धमकी है। आपको ऐसा लगता है कि एक विधायक और उसका एक विधायक का भाई, उसको कोई जान से मारने के लिए एक महिला रंगदारी मांगेगी? तो फिर वो महिला पैसे क्यों ले रही है? आपको जस्टिफाइड लगता है कि कोई महिला बिना बात के पैसे ले सकती है? वकील साहब कितना पैसा दिया गया है? 15 लाख रुपए कुल दिया गया, जिसमें से 3 लाख रुपए ये बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। पहले यही बैंक स्टेटमेंट दिखा के बताया गया था कि ये 8 लाख रुपए उस मकान के एवज में लिया गया था। किस मकान के एवज में? कब्जा छोड़ने के नाम पे लिया गया एक मिनट, किस मकान के एवज में? जिस मकान को लेकर विवाद हुआ था, जहाँ अगजनी हुई थी, नहीं, जहां पे वो रह रही हैं उससे तो हमारा विवाद ही नहीं है उसी विवाद के नाते तो इतने सारे विवाद। भाई। देखिए, कोई क्या चिल्ला रहा मायने वो नहीं रखता। अच्छा, आज आप आके उस पूरे बिल्कुल, दरकिनार कर रहे हैं। मैं सारी चीजों को दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीजों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। दरकिनार करना और क्लैरिफाई करने में बड़ा फर्क है भाई साहब। आगजनी उसी- मैं 4/5 भाग का मालिक हूँ, 1/5 भाग में कौन रह रहा है उससे मुझे क्या लेना देना। आप ये फैक्ट कह रहे हैं, जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास है कि 15 लाख रुपए रंगदारी दिए थे रिजवान सोलंकी ने। जी हाँ। नज़ीर फातिमा और 3 अन्य लोगों को। जी, 4 अन्य लोग। क्या किसी ने पुलिस कंप्लेंट की थी इस मामले की? बिल्कुल मांगी जा रही है। बिल्कुल इससे की थी, इससे बिल्कुल करी गई। किस थाने में की थी? किस अधिकारी से की थी? थाना प्रभारी जाजमू को करी गई थी 10 अक्टूबर को। इसी 2022 में। जी हाँ, 2022 में किसने की थी सर? कहाँ रिजवान सोलंकी ने। कुछ केस दर्ज हुआ था कहीं? केस कैसे दर्ज होता है ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सबने आपका साथ दे रहे हैं सब। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी साथ दे रहे हैं ना, लेकिन थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज करे ये मुख्यमंत्री जी आदेश तो नहीं करेंगे। अच्छा, अभी आपने कोई अभी अधिकारी के आपने पास गए थे? वक्तव्य में पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर की बड़ाई की है। हाँ, अब से कुछ दिन पहले तक यही परिवार ज्वाइंट कमिश्नर की कह रहा था कि ज्वाइंट कमिश्नर के आदेश पे इतने मुकदमे हुए, पुलिस घर फांद के गई, और आप एकदम से इस मामले में ट्विस्ट आ गया, आपने बड़ाई करना शुरू कर दी। ज्वाइंट सीपी या सीपी साहब के खिलाफ परिवार ने या किसी ने कोई भी वक्तव्य कभी नहीं दिया। सर, हम लोगों को कैमरे में बोला गया। अब आप मेरी भी सुन लीजिए, ठीक है। और जिन पुलिस वालों ने घर के अंदर जो रात में 3 बजे वो घुसे हैं, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी थाना प्रभारी को, सीपी साहब को और ज्वाइंट सीपी साहब को एफआईआर लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है कि इन लोगों ने किस अधिकार के तहत, किस पुलिस मैनुअल के तहत रात में 3 बजे घर के अंदर आए, जबकि कोई कानून इस बात की परमिशन नहीं देता है कि आप 8 बजे के बाद से लेकर सुबह को उजाले तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे। घर में 7 साल की बच्ची है, घर में 14 साल की बच्ची है, पुलिस वाले जाके घर में बदतमीजी करें, क्या यही मानवता बची है? अच्छा, आपको अच्छा, ये 10 लगता है अक्टूबर की कि जो बात आपने की, 10 अक्टूबर की तहरीर थी, तो हाँ। थाना पर किस अधिकारी के पास गए? थाना प्रभारी कोई जाज तहरीर आप लोगों के पास कुछ- अभी आपको मिल जाएगी, अभी अच्छा, आपको मिल आपको ये जाएगी, लगता अभी है आपको एक कि- कॉपी मिल जाएगी। क्या कमिश्नर के पास गए थे आप लोग, या रिजवान या इरफान को गया था इस तरीके में? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, 154 सीआरपीसी में थाना प्रभारी के पास ही जाया जाता है, उसी के पास एफआईआर लिखने का पावर है। कमिश्नर साहब या ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास तो आला अधिकारियों के पास 156(3) में भी जा सकते हैं। हाँ, 156(3) में भी जा सकते हैं। 156(3) में हम 154 की कंप्लायंस के बाद जाएंगे, वही तो कह- ठीक है। 10 अक्टूबर का है तो फिर क्यों नहीं गए? तो वो जाने का मौका नहीं मिला ना उस। ये तो मुकदमा 8 नवंबर का। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आपकी नजर में मुख्यमंत्री सही है, सीपी सही है, जेसीपी सही है, ठीक बात CP सही है, तो फिर काहे गलत हो रहा है? तो गलत तो थाना पुलिस कर रही है। तो फिर थाना पुलिस से आपको लगता है कि ये सारे मुकदमे थाना पुलिस के लेवल पे डिसाइड हो रहे हैं? मुझे तो लगता है, अगर आपको नहीं लगता है, ये आपको सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये थाना पुलिस से ही सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश को रची है कि 2 महीने में 8 मुकदमे सोलंकी परिवार। नहीं, समटाइम्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, समटाइम्स क्या होता है कि गुड वर्क दिखाने के लिए कि हम काफ़ी क्लोज हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हों या ऊपर तक जो भी मैसेज जाता हो, कि हम एंटी पार्टी अगर किसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम अच्छे गुड वर्क में हैं। और ये हमेशा से देखा गया, ऐसा कुछ इसमें से छुपा नहीं है। कई बार चीज़ें सही साबित नहीं होती, जैसे अभी 52 एप्लीकेशन गई थी, पर उन 52 एप्लीकेशंस की अब जांच करी गई तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि भाई इनमें हम दोषी नहीं हो रहे हैं, तभी तो चीज़ें निकल के आई ना। अगर हाँ, जिनमें सही पाया गया उनमें केस किए गए। देखिए, जिनमें सही पाया गया, ठीक है, वो थाना प्रभारी के स्तर से पाया गया। एक भी मुकदमा सीपी साहब या ज्वाइंट सीपी साहब के आदेश से नहीं लिखा गया है।
सारे मुकदमे थाना प्रभारी ने स्वयं लिखे हैं। वकील साहब, आप ये मानते हैं कि एक विधायक के ऊपर एक थाना स्तर से इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है और जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर का हाथ ही नहीं है? भाई सीआरपीसी तो कहती है कि हो सकती है, इसके आगे का वक्तव्य तो मैं नहीं बता सकता। सीआरपीसी में तो अधिकार प्राप्त है, तो कोई भी मुकदमा लिख सकता है। तो वही तो हो रहा है, वे लिख नहीं सकता है, लिखवा सकता है। तो भाई ये तो थाना प्रभारी तय करेगा ना। आपने जैसे बताया कि किसी जो वादी हैं, किसी के खिलाफ एक मुकदमा है, किसी के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। इरफान सोलंकी और रिजवान के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमा नहीं है। पूर्व में जो मुकदमे हैं इनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमा लें तो जो मुकदमे खत्म हो चुके हैं मैं उनका भी डिस्क्लोजर करूं या जो हैं सिर्फ उनका डिस्क्लोजर करूं? आप बताइए कि पूर्व में लिखे गए कि नहीं? जो मुकदमे बात ही नहीं हो रही है। नहीं, बात अगर होगी तो पूरी होगी, वरना नहीं होगी। अगर कोई आदमी के खिलाफ एक मुकदमा है और वो नेक्स्ट एफआईआर लिखाने का अधिकारी नहीं है या वो गलत ही है, तो क्या रिजवान और इरफान सोलंकी पे पूर्व से मुकदमे नहीं है? मैं कह रहा हूं ना आपसे कि भाई अगर न्यायालय ने किसी चीज में हमको दोष मुक्त कर दिया है तो हम उसको अपने खिलाफ मुकदमा माने, आप ये कह रहे हो, या ना माने आप ये कह रहे हो? में दोष मुक्त है, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो ट्रायल में हो, लंबित हो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो मुकदमे लंबित हैं, एक मुकदमा है कि हम हैंडपंप खराब हो गया था, उसको हम ठीक करवा रहे थे। बदकिस्मती ये थी कि लोगों को वहां पानी नहीं मिल रहा था, पर वो समय चुनाव का था, उसका एक मुकदमा लिखा। दूसरा मुकदमा इस बात का लिखा कि जब हम विधायकी का चुनाव जीते तो 11 मार्च 2022 को एक विधायक जब जीतता है तो बट वैसे 5 से अधिक लोग ऊपर हो जाते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा है। इसी तरीके का एक और मुकदमा है। इसके अलावा कोई भी मुकदमा पूर्व से अभी तक प्रचलित नहीं है। माननीय न्यायालय में एक भी मुकदमे का विचारण नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर इस बात का जस्टिफिकेशन तो बनता है कि जब किसी भी आपराधिक मामले का विचारण नहीं चल रहा है तो ये नए जो मुकदमे आ रहे हैं इनका क्या लोकस स्टैंडाई होगा, इस बात को तो देखना चाहिए। इस बात को हम कहाँ ले जाएंगे? आप जो बातें कर रहे हैं, क्या ज्वाइंट सीपी और सीपी से इस विषय में परिवार की आपकी कोई बात हुई कि नहीं। थाना प्रभारी इस तरीके का खेल कर रहे हैं या साजिश रच रहे हैं? देखिए, हमारा काम ज्वाइंट सीपी या सीपी से मैसेज पहुंचाना नहीं है। हमारा काम न्यायालय के पास जाना है, और चूंकि विधायक जनप्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, आपकी अपने क्लाइंट से बात हुई होगी, दिल्ली से मुंबई वाली यात्रा के बारे में कुछ बताया कि उन्होंने की है या नहीं की है? मुंबई में उनके सालों ने उनको रिसीव किया था या नहीं किया था? क्या देखिए, बताया इस बारे में? इस बारे में ये न्यायालय का एक विषय है और ये विचारण के दौरान तय हो, क्योंकि अभी वो जेल में हैं। अभी वो जेल में हैं। आप उनका केस लड़ रहे हैं। नहीं, मैं उनका आपको अपने मौके से सब कुछ पूछने का अधिकार है कि उन्होंने नहीं। किया था या नहीं किया था? जब तक पूछने का अधिकार आया तब तक उनको 400 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जो ऑर्डर भी अपने आप में लीगल है। तो अभी तो आप सरकार की बड़ाई कर रहे हैं। पत्नी और माँ बैठी हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करी, सरकार की बात नहीं करी। आप थोड़ा इस चीज को भी तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में यही तो फर्क है। कार्यपालिका विधायिका के नीचे काम करती है, इसीलिए ताकि विधायिका उसको कंट्रोल कर सके। आज जब इतना एपिसोड हो गया, काफी दिन गुजर चुके हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य आपका मुख्य रूप से क्या था? भाई हम तो अभी तक पुलिस की कार्यशैली देख रहे थे। मतलब वॉच कर रही थी, कब वो जेल भेजे जाएंगे, कब 400 किलोमीटर, नहीं, जेल- कब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जेल तो भाई देखिए, आज जेल वो पहले ही भेजे जा चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 लाइन में आप बताइए कि उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं एडवोकेट ऑन रोल आया हूँ, इसमें इंगेज हुआ। इंगेज होने के बाद मैंने केस के फैक्ट्स को देखा, और फैक्ट्स को देखने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप कब एंगेज हुए थे? मैं 4 तारीख से इंगेज हुआ हूँ, इसके पहले भी था। बकीला, एक चीज गौर किया आपने, जिन गंभीर धाराओं मुकदमे विधायक और उनके भाई खिलाफ लिखे गए हैं, उन मुकदमों कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें जांच होती है और उसका बाकायदा एक डिप्टी एसपी लेवल से लेके एडिशनल एसपी लेवल तक जांच रिपोर्ट जाती है, डीसीपी आदेश तक उसमें मुकदमा कायम होता है। लेकिन आपके मामलों किसी मामलों में जो 420 67 71 में किसी में जांच नहीं, सीधे मुकदमे लिखे गए, जबकि शासना देर जब की है। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें उच्च अधिकारियों के यदि संज्ञान में लेकर करी जाती तो थाने स्तर से और अपराधियों का नेक्सस काम कर ही नहीं पाता। लेकिन सिर्फ थाने वालों ने अपने गुड वर्क को सरकार के सत्ता के सामने अच्छा रखने के पर्पज में ये सारी चीजें करी हैं। इसमें जिस रात रेड हुई थी उस रात एक नहीं कई थानों की पुलिस थी। आपको जी। लगता है कि थाने स्तर से कोऑर्डिनेशन करके बिना आला अधिकारियों को लूप में लिए हुए रेड मार दी गई रात में?
देखिए थाना आपके उच्च अधिकारियों को मिस रिप्रेजेंटेशन नाम की एक चीज़ होती है। जब मुकदमा लिख दिया जाता है उसके बाद जिस तरीके का तूल पकड़ाया गया, उस तूल पकड़ाने के बाद तो उच्च अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं प्रेमा फेसी लगने लगता है, चूंकि आपका मुकदमा तो पंजीकृत हो चुका है, मुकदमे की सत्यता तो न्यायालय क्या बोलते देखेगा। लेकिन इस बीच जो हो रहा है उस घटनाक्रम में तो यही लगता नहीं जो कुछ हो रहा है वो सही है, क्योंकि उस समय आप लोगों ने भी एक पक्ष को यही रखा कि हाँ भाई एक महिला है, महिला के साथ ये गलत हुआ है। उस समय क्या किसी ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या विधायक वहां थे? किसी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश करी कि जब आई विटनेस जो उसमें हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि विधायक यहाँ मौजूद थे, जबकि बहुत से पत्रकार बंधु यहाँ पे जान रहे थे कि वो रिजवी रोड के ऑफिस में बैठे हुए थे उस समय, रिजवान सोलंकी उस समय लखनऊ में थे। यदि पुलिस चाहती तो रिजवान सोलंकी का सीडीआर निकलवा के जान सकती थी कि रात के 11 बजे तक रिजवान सोलंकी तो लखनऊ में बैठे थे। किस आई विटनेस ने देख लिया? जिस दिन छापेमारी घर पे हुई टोल प्लाजा पर फुटेज हैं, वो नहीं देखे गए। 91 सीआरपीसी में सबको पावर है, पुलिस भी देख सकती है, कोर्ट भी देख सकती है। कौन कौन से फैक्ट सामने आएंगे ये तो अभी ट्रायल के दौरान बहुत सारी चीजें मालूम चलेंगी। जब रात में छापेमारी हुई उसके बाद विधायक हम लोग सामने आज तक तो बात किससे करते हैं हम लोग? वो यहाँ से लखनऊ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला है, हम लोग बात करते हैं, नहीं मिला, जब हम लोग बात करते हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा था उस तरीके से तो ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसके ऊपर 100-150 मुकदमे हैं, कोई बहुत बड़ा माफिया है। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही कि न्यायालय में जिसके खिलाफ 3 मुकदमे आचार संहिता से जुड़े पेंडिंग ट्रायल में हों, आप उस व्यक्ति को क्या मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरे यूपी के हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई विधायक या सांसद हो जिसके ऊपर आचार संहिता से संबंधित मामले ना चल रहे हों। इसके अलावा पूर्व में जो बड़ा क्या बोलते तूल दिया गया हैलट वाला मामला, उसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा माननीय हाईकोर्ट की तरफ से एक कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे रिटायर्ड जस्टिस, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी, उसके ग्राउंड पे चीज़ें क्लोज हुई। अब उन फाइंडिंग्स को भी अगर हम दरकिनार करेंगे तो हम हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो फिर हम भरोसा किस पे करेंगे? रिजवान सोलंकी के मुकदमों के लिए क्या कहेंगे? किस नेचर के हैं उनके? आचार संहिता के? रिजवान सोलंकी के ऊपर एक मुकदमा है थाना गंगा घाट में जिसकी आप बात कर रहे हैं। भूमाफिया नहीं है, भूमाफिया शब्द थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में नहीं है, लीगल टर्म में नहीं है, वो डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट है, 3/4 डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं उसके बगल में अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसकी 2 फीट जमीन गहरी खुद गई, लगी वॉल, इस बात का मुकदमा है, लेखपाल की रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है गंगा घाट में। इसके अलावा यदि अच्छा, आपका भरोसा मुख्यमंत्री पे है, जेसीपी सीपी से परिवार तो कई बार मिल चुका जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आप भले ना मिले हों, परिवार कई बार मिला, उन्होंने वीडियो वायरल किया, जनता से भी अपील की, सतीश महाना से भी अपील की, योगी जी से भी की, पचौरी जी भी आए, फिर क्यों ये सब हुआ? अब ये क्यों हुआ इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, भरोसा है, सिर्फ आपके नजर में इंस्पेक्टर गलत है। सुन लीजिए, मेरा भरोसा तो आज भी है, लेकिन ये सवाल आपको सरकार विधायिका से करना चाहिए, क्योंकि जवाब वो दे पाएंगे कि मेरा उन पे भरोसा क्यों है, मेरी बात को उन्होंने क्यों नहीं माना, या मान रहे हैं, या आउटलुक कर रहे हैं, या लुकआउट जो भी वो कर रहे हैं, ये बात आप उनसे पूछेंगे तो उसका जवाब बेहतर वो देंगे। तो अपना बता ही रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वकील साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसकी गलती है? गलती है कि मतलब ये थाना स्तर से जो पुलिसिंग हो रही है उसका ये बहुत ही विध्वंसक रूप है। बिना अधिकारियों की मर्जी के थाने से कैसे हो सकता है? ऐसा मुकदमा कैसे हो सकता है? थाने से जो रिप्रेजेंटेशन अधिकारियों को किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है। जैसे आप लोगों के सबॉर्डिनेट अगर आप लोगों के सामने कोई भी बात रख देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस बात को आम आदमी से, बाहरी व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा तवज्जो देंगे कि नहीं हमारा सबॉर्डिनेट है, ठीक ही कह रहा होगा। ये एक ट्रस्ट होता है, लेकिन वो ट्रस्ट यहाँ पर तोड़ा गया है और ये थोड़े समय में उच्च अधिकारियों को भी एहसास हो जाएगा इस बात। वकील साहब, रामपुर के बाद से कहीं ना कहीं आप लग रहा है जो रामपुर कांड आपने देखा, रामपुर पार्ट 2 बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही कानपुर को? रामपुर कांड? आजम खान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं उनको, सही, उनको भागना क्यों पड़ा? इतने तक पुलिस से क्यों बचते रहे, फरार रहे? भाई मैं कह रहा हूँ जिसके घर भी 100 पुलिस वाले आ जाए, मेरे घर आ जाए, मैं खुद ही भाग जाऊंगा। भाई 100 पुलिस वाले अरे भाई डेजिग्नेशन पर हैं तो आदमी, हैं तो इंसान, डर तो किसी को भी लग सकता है। बात तो आ रही थी कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगले दिन मिले थे, क्या वहीं पे डीजीपी बात करके अपने आप को करके कि भाई ये क्या चाहिए हमसे, क्या अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ नहीं मिला जिनको ये 30 दिन 32 भाजपा दिन ज्यादा प्रेफर रहना करना पड़ा एक विधायक को, जो 2 लाख 3 लाख व्यक्ति के लिए कहता है कि हम तुम्हारे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं, देखिए, और वो स्वयं अपनी बोला लड़ाई कि लड़वा रहा पार्टी है। को सपोर्ट नहीं कर रही है। अरे सुन लीजिए, देखिए जो आप बता रहे हैं कि 30-32 दिनों बाहर रहे, देखिए किसी के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए, ठीक, उसके बाद उसको अल्टरनेट रेमेडी पाने का अधिकार है। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी, सभी लोग दाखिल करते हैं, जिसके खिलाफ भी मुकदमा झूठा लिखा जाए, जैसा भी लिखा जाए, पर वो अग्रिम जमानत दाखिल करता है। अग्रिम जमानत दाखिल करने के बाद यदि माननीय न्यायालय ने उनको बुलाया होता तो वो जाते। अग्रिम जमानत का निस्तारण 5 दिसंबर 2022 को हुआ है, उसके 3 दिन पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन फेक आधार से फ्लाई करना, ये फेक आधार किसने बनाया है, ये ट्रायल के दौरान पता चलेगा कि ये तो पुलिस वालों ने बनाया है। ये भी आप बताएंगे कि ये आप पुलिस- ट्रैवल किए कि नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मेरी भी तो दूसरी सुनिए। बात ये बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कि 52 देखिए, मुकदमे जो एसआईटी जांच कर सवाल- रही थी, सुनिए एक नेक्स्ट सवाल, कि 52 जो एक जांचें थी, सप्लीमेंट्री सवाल भाई साहब तब दीजिए जब काउंटर सवाल का जवाब ले नहीं, आप उसका लीजिए। जवाब सवाल दे आप देना। अपने, मैं सारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप धैर्य तो रखिए। जवाब दीजिए। सवाल आप, जवाब मेरे, जवाब आपके मुताबिक ना हो तो आप काउंटर सवाल कर नहीं, लीजिए, काउंटर में चलेगा। आप उसका देख लीजिए, आप कहते हैं वो विचारों का मामला है। तो जब ठीक बोला बात है आप भाई, कहते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है कि फेक आधार पे या दूसरे के आधार पे, फेक की ना कहिए। नहीं, क्या दूसरे की दोनों अलग अलग आइडेंटिटी बातें हैं। पे हम और सिंपल करे दे रहे हैं। फेक पे आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, क्या दूसरे की आइडेंटिटी पे इरफान सोलंकी विधायक दिल्ली से मुंबई फ्लाई किए कि नहीं? ठीक, अब मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरे के आधार कार्ड पर, मैं फेक की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से कोट कर रहा हूं, दूसरे के आधार कार्ड पर यदि यात्रा करना, जहां जिस तरह का, जिस धारा का अपराध बनता हो, उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ठीक, नहीं, आपने फिर भी सवाल का जवाब नहीं है सिंपल, किया कि नहीं, दूसरे के आधार को यूज करके फ्लाई किए कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा, किसी का आधार इस्तेमाल करके, ठीक, फेक नहीं बोल रहा हूं, फिर से कोट कर रहा हूं आपको, किसी का ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी तय करेगी कि ये इसका पनिशमेंट मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या ये पुलिस को अधिकार है कि वो इस चीज को इनटेक ले सके? आप ही बताइए इसका कि पुलिस को है कि नहीं? अब अगर ये- वो यहाँ से गए हैं, ये सवाल आपका पुलिस से हो गया, फिर मुझसे नहीं हुआ, सॉरी भाई साहब। ये इसका जवाब आप थाने वालों से पूछिए, या जो वादी मुकदमा अशोक कुमार दुबे हैं, इसका जवाब वो बेहतर आपको देंगे। पुलिस कह रही है कि वो फेक आईडी पे ही सभा कर रहे थे और उनकी फोटो है, दूसरा नाम- उन्होंने तो FIR भी कर दी, उन्होंने जांच FIR के भी बाद। कर दी है, तो क्या मतलब क्या माना जाए, पुलिस ने जानबूझ के कर दिया? कौन सी डिवाइन पावर थी जिससे पुलिस को ये मालूम था कि फर्जी आधार कार्ड है? 467 का मुकदमा, इतना आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिखा नहीं जाता। 400 FIR लिखी जाती है 26 नवंबर को। डॉक्यूमेंट्री का तो सीसीटीवी फुटेज तक ले आए हैं। नहीं, एक मिनट भाई साहब, व्यक्ति का होना और उसका एयरपोर्ट पे 5 आईडी लगती हैं। 5 आईडी से मतलब 5 गवर्नमेंट आईडी से आप किसी से भी जा सकते हैं, लगती तो एक भी नहीं है। आप कोई भी चीज दिखा सकते हैं। किस सीसीटीवी फुटेज में है कि इरफान सोलंकी ने आधार कार्ड ही दिखाया था? पुलिस को किस प्रजम्पशन में, किस डिवाइन पावर से चीज मालूम हुई? जैसे महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण ने संजय को आंखें दी थी देखने के लिए, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब क्या स्वयं छोड़ने गए थे एयरपोर्ट? इनको कहां से मालूम था कि आधार कार्ड ही दिखाया होगा? आप नहीं भाई साहब, टिकट जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करिए, फ्लाइट में ट्रेवल करिए, डोमेस्टिक ट्रेवल में आप टिकट होता है, टीटी हो या सिक्योरिटी, एक मिनट, नहीं, आईडी दिखानी पड़ती है, देनी नहीं पड़ती है। आपको जब टिकट बुक कराते हैं तो आपको आईडी नहीं करते? नहीं, आप टिकट का प्रिंट आउट लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रेवल में आप टिकट का प्रिंट आउट लेते हैं, आप वहां पे जाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी पे, आप CISF वाले सिक्योरिटी पर्सनल जो भी होते हैं, आप उनको अपनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड दिखाते हैं और आप एंट्री पाते हैं। गवर्नमेंट आईडी का कहीं पर भी कोई प्रिंट आउट या कुछ भी जमा नहीं होता है। अच्छा वकील साहब एक चीज ये बताइए कि 52 रुक जाइए, अभी अब 26 नवंबर को FIR लिखी जा रही है कि आधार कार्ड फर्जी है। ये डिवाइन पावर से मालूम हुआ पुलिस को। रिकवरी आधार कार्ड की कब दिखाई है? 8 या 9 दिसंबर को आई थिंक। इसके पहले 7 दिसंबर को जेल से इरफान सोलंकी द्वारा थाना कोतवाली को भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि साहब अशरफ अली जेल में आए और उन्होंने मुझे बताया है
कि पुलिस वाले तुम्हारा फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। 7 दिसंबर को थाना कोतवाली में वो प्रार्थना पत्र दिया जाता है थाना कोतवाली के लिए इरफान सोलंकी के द्वारा थाना कोतवाली प्रभारी को। थाना कोतवाली प्रभारी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि हाल पता उस समय उनका जेल का होता है, तो जो भी नियर बाई थाना होगा वहीं पर एप्लीकेशन दी जाएगी। उसकी भी कॉपी आपको मिल जाएगी। उसमें इरफान सोलंकी ने अपने हाथ से वो एप्लीकेशन लिखी है, उनके खुद के सिग्नेचर हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैं स्वयं गया था, मैं गया था। मित्रवत व्यवहार है। अधिकारियों की जो व्यवस्थाएं पे सवाल उठाए गए, जेल में क्या हाल है? देखिए, जेल की व्यवस्थाओं पर जो सवाल उठाए गए हैं, वो मेडिकल वाला वो दीजिएगा। जेल में क्या है, मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है? प्रताड़ित तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी उस दिन कोर्ट ने भी इस बात को कोट किया है। 4 तारीख को रिमांड के समय भी कोर्ट ने कोट किया है कि कोई विधायक है या नहीं है, ये एक सेकंड पॉइंट है, पर मानवता के नाते आप महाराजगंज से उनको यहाँ तक लेके चले आ रहे हैं, आप उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। ट्रीटमेंट किस चीज का चाहिए, मतलब क्या चल रहा है, क्या भाई देखिए, उनके स्पाइन की प्रॉब्लम है, उनको स्टोन की प्रॉब्लम है। आप जब आपको स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो आपको लू भी लगती है, ठीक है, और भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो बहुत लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो हमेशा पंप लेते हैं, और उनके किडनी में स्टोन है जो हमेशा दिक्कत देता है, वो ज़्यादा नहीं सकते। उसके लिए उनको पानी पीना होता है, बार बार वॉशरूम के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती, तो उन्होंने पूरे रास्ते पानी नहीं पिया। एक जगह थाने में गाड़ी रोकी गई, वहाँ पर हमने जो है उनको मैसेज पहुँचवाया उनके जो है पुलिस सिपाही से कि उनको कुछ खिला पिला दीजिएगा, उनको काफ़ी दिक्कत है। जेल प्रशासन को ये बताया था हमारा? ये बताएंगे, जेल प्रशासन को भी बताया था। और एक चीज़ और है, ये 2 जनवरी का डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल महाराजगंज जेल का ही है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया CBC, KFT, LFT और SUA टेस्ट, ठीक, पर जेल प्रशासन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ CBC का करा रहा है। अगर डॉक्टर लिख रहा है, इसीलिए कोर्ट ने कोर्ट किया कि कुछ तो मानवता रखिए। नौकरी आप भी कर रहे हैं, नौकरी हम भी कर रहे हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, पर मानव मूल्यों को भी खत्म कर देंगे क्या? प्रताड़ना हो रही है, और कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। क्या मतलब मिलना चाहिए विधायक को, आप बताइए क्या? जेल मैनुअल के मुताबिक, मैं तो कह रहा हूँ, जेल मैनुअल मानवता के नाते, विधायक छोड़ दीजिए आप, जेल मैनुअल के नाते उनको कम से कम गद्दा, कंबल, रजाई कुछ तो दे दो, कुछ तो मुहैया करा दो जो लगे कि हाँ भाई इंसान तो हैं, कि मानव मूल्यों को ही सब खत्म कर लेंगे। अभी नया जेल मैनुअल 2022 लॉन्च हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले से और बेहतर होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि जेल प्रशासन अंग्रेजों के भी पहले के समय पे चला गया है क्या? आपका ये मानना है कि मतलब वो नीचे के लेवल पे चला नहीं पा रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद तो सही है, ऊपर के अधिकारी भी सही है। आरोप है, कोई सिद्ध तो हुआ नहीं है, लेकिन खिड़की से एंट्री कराएगा। बड़ा धन्यवाद भाई साहब, बहुत तो मेरा उस चीज को पर्टिकुलर लेके नहीं है, माउथ टू वर्ड नहीं है ये, ठीक है ना। धन्यवाद मैं आपका इसलिए कह रहा था कि संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध 1 के अनुसार जब तक मैं दोषी साबित ना हो जाऊं तब तक तो मुझको निर्दोष मानिए। न्यायपालिका कह रही है, संविधान कह रहा है,
तो तब तक के लिए आप लोगों से भी निवेदन है कि मुझको तब तक के लिए तो कम से कम निर्दोष मानिए, अभी से दोषी डिक्लेयर मत करिए, तब तक के लिए निर्दोष रहने दीजिए, न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। अखिलेश यादव से कुछ कहना चाहेंगे क्या? अखिलेश जी बार बार चिल्लाते घूम रहे हैं हर जगह जाके जेल में कि उनके विधायकों के खिलाफ जो है ये काम हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और यहाँ पर वकील साहब कह रहे हैं कि ठीक है। नहीं, जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर कह रहा हूँ जेल में जो सुविधाएं, अखिलेश जी ने कहा कि उनके विधायकों को टारगेट करके उन पे मुकदमे देख अखिलेश जी भी सरकार को तो एक मैसेज ही दे रहे हैं ना। अखिलेश जी कोई मैसेज, देखिए हर इंसान का अपना व्यक्तिगत टेम्पो होता है, मेरा टेम्पो अलग है, उनका टेम्पो अलग है, तो अरे लेट मी डील। किस बारे में? अखिलेश जी बार बार हर जगह में जाते हैं, झांसी गए, कानपुर भी आए, तमाम जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनको टारगेट कर रही सरकार, उनको प्रताड़ित कर रही है। वो अपने स्तर की बात कर रहे हैं, उनका स्तर बहुत ऊंचा है और हम लोग एक फैमिली है, तो हम लोग अपनी फैमिली के हिसाब से बात कर रहे हैं और उनका स्तर बहुत ऊपर है। गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, एक चीज बताइए। गलत सही तय करने का दूसरों की बात को हम कैसे कर सकते बताइए, 52 जांचें थी जो एसआईटी कर रही थी और उसमें सब में जो आ रहा है कि मुकदमों का सवाल कृपया नहीं, एक मिनट, माफी चाहूंगा आपसे नहीं है मैडम से, मुकदमों का सवाल, नहीं देंगे वो डिसाइड करेंगे। मुकदमों का सवाल आप हमसे पूछें, काउंसिल में हूँ, वो नहीं कह रहे, सॉरी भाई साहब, पेटिशनर आप 52 मुकदमों की जब शुरुआत कर देंगे, मुकदमे है नहीं, आप सवाल सुन लीजिए, आप फैमिली कॉन्टेक्स्ट पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं। देना ना देना ये उनको डिसाइड करने दीजिए। सवाल कम से कम पेटिशनर काउंसिल हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ जवाब के लिए, आप सवाल लीजिए, जवाब देना नहीं देना, लेट यू डिसाइड। नहीं तो लेट मी डिसाइड कि इफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द पेटिशनर्स फेथ, हाउ कैन यू डिसाइड हु विल गिव द आंसर? सवाल ही जब नहीं सुनेंगे, आपको जवाब देना नहीं देना ये बात की बात है। सवाल आप देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं। 52 जो जांचें हुई एसआईटी कर रही है और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी कि सब में कहा जा रहा है कि कोई तथ्य नहीं मिले और सबको डम कर दिया गया, स्क्रैप कर दी गई सारी शिकायतें। क्या कोई डील है या यही मजबूरी है कि आगे फर्दर मुकदमे ना हो, जिसके लिए सीएम की तारीफ, जिसके लिए सीपी की तारीफ, जिसके लिए जेसीपी की तारीफ सिर्फ इंस्पेक्टर पे डाल के, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक पार्ट है कि मैं 52 मुकदमे नहीं लिखूंगा या उनमें से आगे फर्दर नंबर हम आप ही के माध्यम से मुझे पता चला कि 52 जो है एप्लीकेशन आई हुई है और आप ही के माध्यम से मुझे पता चला हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है और बस हमें इतना मालूम है और ना मेरी किसी से कोई बात हुई है। आज फिर ये तारीफ अभी तक आप लोग बराबर जो है मिलते भी रहे सीपी से, जेसीपी से, आप लोग का आरोप भी तो रहा। हमने इससे पहले कभी नहीं बताया कि हमारी सीपी साहब से कहीं लड़ाई है या जॉइंट सीपी साहब से कहीं लड़ाई है। चलें।